बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोग को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ कीजिए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कुछ अच्छी खबर ये नहीं है, बल्कि अब इस सिलसिले का आगाज़ हो गया है, तो आप देखिएगा आगे यही हालात चलते रहेंगे। लेकिन हम सब लोगों की अगर काविशें मिलजुल कर रहीं तो हम इन हालात को काबू भी कर सकते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि जब हमारे शहर के बारे में ये कहा जाता था कि बागों का शहर है, अब बागों का शहर कंक्रीट में तो बदलता चला जा रहा है, लेकिन ये आलूदगी की शरह जो है वो हम देख रहे हैं दिन ब दिन अब अबतर होती जा रही है। मौसम तब्दीली की तरफ जैसे ही जा रहा है। सो एक बार फिर से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया गया है, शहर लाहौर नंबर 1 पर है। सो अपने अपने घर सफाई का आप ख्याल जिस तरह से रखते हैं, वो लोग जिनकी गाड़ियाँ फिट नहीं हैं, मेरे ख्याल से इस पर मुतल्लिका महकमों को भी थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। गाड़ियों की फ़िटनेस, भट्टों वाला मामला, इसके साथ हम देखते हैं कि जगह जगह जो कूड़े को आग लगा दी जाती है, ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन पर हम सब मिलकर अगर काम करें तो इन चीज़ों पर हम काबू पा सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने जैसे कहा कि बड़ा अफसोस होता है। इमरान, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि हमारे शहर की फ़ज़ा जिस तरह से खूबसूरत, और सुबह के टाइम तो आप उठे खुनकी में, अब मैं क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने जब जाती थी बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता था। अब आपका शहर जब आ जाता है जी आलूदगी में नंबर 1 है, तो हम क्या सोचें कि हम तरोताज़ा हवा में सांस लें, वॉक करने जाएं, तंदुरुस्त रहें, तो फिर हम तो घरों में रह के तंदुरुस्त रहेंगे, बाहर निकल के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल है ना। आपको भी याद होगा कि जब हमने जर्नलिज्म स्टार्ट की 2007-8 की बात है, जब सिटी 42 लॉन्च हुआ, तो हम क्या करते थे, हम जब भी कोई पैकेज बनाते थे ना, तो हमारी जो पहली स्टार्टिंग लाइन होती थी ना, वो यही होती थी कि बागों के शहर लाहौर में। हाँ, बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में हर पैकेज की लाइन हम यहीं से स्टार्ट और आप यकीन माने ऑनेस्टली वो जो परिंदे अक्सर हम देखते भी थे अपने इर्द गिर्द, अब वो नजर भी नहीं आते। अब फिर क्या बना कि बागों का शहर लाहौर जो है वो कंक्रीट का शहर जो है वो बन गया है। और इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है, इसमें जो अवाम है वो भी बराबर की शरीक है। हर किसी ने अपना हिस्सा डाला, हम लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। गाड़ियां आप देखें इतनी अनफिट है, उन पे कोई नहीं काम करता। हम क्या करते हैं, मैं अगर अवाम के हवाले से बात करूं, हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़रूरत का हर काम जो है ना वो कर लेते हैं, चाहे खुद की जेब से पैसा निकाल के करें या किसी से उधार लेकर करें, वो हमने ज़रूरत पूरी करनी है। लेकिन हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं करते, एक पौधा तक नहीं लगाते। अगर कहीं कभी एक पौधा लगा भी दिया है तो फिर हम उसको देखते नहीं है कि आया कि वो बचा भी हुआ है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की तरफ आ जाए, इदारों की तरफ आ जाए, तो माजरत के साथ हमारे जो इंतजामी इदारे हैं ना, उन्होंने इस शहर में बिगाड़ पैदा करने की सबसे बड़ी वजह वो है। अगर मैं LDA की बात करूं, आप यकीन जाने, मैं तो कहता हूं कि इनको ना करार वाकई सजा देनी चाहिए। जितना भी शहर में ग्रीनरी थी वो सारा ख़त्म करने में जो अहम किरदार रहा है वो आपके LDA का रहा है। क्यों? क्योंकि धड़ाधड़ स्कीमें जो हैं वो बनती गई। ये आपको भी पता कि फिरोजपुर रोड देख लें, मैं सिर्फ फिरोजपुर रोड की, आप तो रायबंड को छोड़ दें ना, वो तो सारा ग्रीन एरिया, इतना प्यारा एरिया था, उसको सारा जो है वो अब सोसाइटीज़ की कटिंग में कर दिया गया। और फिर LDA को मैं इसलिए जिम्मेदार करार दे रहा हूँ कि जब कटिंग हो गई, सोसाइटीज़ बन गई, और उसके बाद सोसाइटीज़ फिर अपना NOC देती हैं और फिर उनको जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाए। ओ भाई, उन्होंने जितना दरख्त काटा है, जितना ग्रीन एरिया उन्होंने ख़त्म किया है, उसके मुतबादिल भी तो उससे कोई एरिया लेकर वहाँ पर उतनी ही ग्रीनरी जो है वो लगाई जाए। ये नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ हुआ क्या कि जी ये कह दिया गया कि जी भट्टे जो हैं वो आलूदगी में जो है वो सबब बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारी आलूदगी का सबब जो है ना, ये जो हमारे यहाँ पर ट्रैफिक है ना और पुरानी गाड़ियाँ हैं वो हैं। आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में ये होता है कि 5 से 7 साल गाड़ी चलती है, उसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वो गाड़ी पाकिस्तान आ जाती है। रिवाज ही नहीं है। इरफान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंडस्ट्रियल एरिया, माजरत के साथ, ये इंडस्ट्रियल एरिया में आप शाम को खड़ी हो जाए 4 बजे, जितनी यहाँ पर गाड़ियां निकलेंगी ना, वो बड़ी बड़ी वैन जो मुलाजमीन को लेकर जाती हैं, खुदा की कसम वो ऐसा काला धुआं छोड़ती हैं कि बंदा दिल करता है गाड़ी को आग लगा। अपनी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो गाड़ियां थी उनकी जो खस्ता हाली और जिस तरह से वो धुआं छोड़ती हैं, वो आप किसी से ढकी छुपी बात नहीं ना, हमें बताने की ज़रूरत है। जो लोग रोड पे सफ़र करते हैं सबको अच्छी तरह पता है। फिटनेस सर्टिफिकेट वाला रिवाज है कोई कि नहीं? हाँ, ये वाकई ये बातें जो है कानून के मुताबिक तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ देखें तो हमें नज़र नहीं आता।
जिन इदारों ने इस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है उनकी अपनी गाड़ियों की ये हालत है कि उनकी अपनी गाड़ियाँ धुआं जो है वो छोड़ती हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा होती है। दूसरी जानिब अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने देखा होगा पिछले 2-3-4 साल से बहुत इस पे बात होना शुरू हुई। स्मोक का इशू जो था पिछले ये 5-6-7 सालों पे अगर नजर दौड़ाए ना तो स्मॉग वाला इशू है। सवाल ये पैदा होता है हम पेशगी इकदाम क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखें ये पेशगी इकदाम आप सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना एरिया उसको ठीक कर लेंगे तो बाकी जो दुनिया है वो भी ठीक हो जाएगी। ये सारे लोगों को मिलकर काम करना होगा। आप यही जब मौसम आता है स्मोक का तो आप अपने हमसाया मुल्क में, आज आप लाहौर का बता रहे हैं कि इतना इंडेक्स जो है हाई है कि टॉप के ऊपर आ गया है। अभी आप कुछ दिन के बाद देखेंगे न्यू दिल्ली जो है वहाँ पे भी ये इशू आएगा। आपको हमारे आसपास के जो शहर हैं ममालिक के, उनमें भी ये इशू नज़र आएगा। इसके लिए बड़े लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी जानिब अगर हम अपने हद तक बात करें कि लाहौर में हमने क्या किया, बात का अपने आप हमने लाहौर में क्या किया, तो लाहौर में जैसे आपने इंट्रो में अपने बताया कि कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। अभी भी देखें लाहौर में कोई 4 से 5 जगह के ऊपर जो तामीराती काम चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ किसी जगह के ऊपर भी आपको ऐसा इन्वायरमेंट नज़र नहीं आएगा जहाँ पे आप डस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रहे हो। कोई ऐसा इकदाम नज़र नहीं आएंगे कि वहाँ पे कम से कम पानी का छिड़काव कर लिया जाए। इरफान साहब, जब भी अब आपसे कोई ये पूछे ना कि लाहौर कैसा है तो आपने कहना है लाहौर ज़ेरे तामीर है। ज़ेरे तामीर ऐसे ही है। देखिए ये तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन बात यही है कि ज़ेरे तामीर हर जो है तरक्याती याफ्ता ममालिक के अंदर जो शहर हैं वो इसी तरह ज़ेरे तामीर रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो है सिक्योरिटी मेजर्स और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे इकदाम किए जाते हैं। उसका बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे मसला है कि हमने जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं उनको पता है कि यहाँ पे हमसे ये बात किसी ने नहीं पूछनी कि आपने सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक किए कि नहीं, आपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा जाएगा कितने दिन के अंदर पुल बन जाएगा, कितने दिन के अंदर रोड बन जाएगा। कोई हुकूमत भी आई है, अब भी निगरान हुकूमत की तरफ से भी कोई हमें ऐसा इकदाम नज़र नहीं आया कि किसी जगह के ऊपर जहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहाँ पे आप डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब हर तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल हमारे सामने है। डेवलपमेंट का काम कहीं नहीं रुकता। आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये डेवलपमेंट के काम करने होता है, लेकिन इसके ऑल्टरनेट के तौर पर आपको कुछ तो करना पड़ता है ना कि आप आलूदगी को कंट्रोल करें, शहर के हालात को बेहतर रखें, ट्रैफिक को कंट्रोल करें। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, तमाम मुतल्लिका को साथ लेकर बैठा जाता है जिसमें माहौलियात की टीम होती है, ट्रैफिक पुलिस की टीम होती है। मतलब एक प्रॉपर आप पैकेज तैयार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमेशा ये ताउन की कमी रहती है, गैप रहता है, जिसकी वजह से ये मसाइल रहते हैं। खैर अभी आगे आगे देखें क्या होता है। ये तो काम अभी शुरू हुआ है, हम तो मौसम चेंज होते ही ये मसाइल देखना शुरू हो जाते हैं। भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए जाते हैं, लेकिन हालात झुलते तो रहते हैं। आप कोशिश कीजिए अपने तौर पर, आप अपने माहौल को साफ रखने के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। जो जगह जगह कूड़ों को आग लगाते हैं, आप सुबह के टाइम मार्केटों में चले जाए तो ये चीज़ आम है। इस पर थोड़ा सा आप लोग खुद कोशिश कीजिए। दूसरों को तनकीद करना मसले का हल नहीं है। कोशिश करें कि आप अपने तौर पर अपना जो है वो प्रॉपर रोल अदा करें, बाकी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ दे, बेहतर हो ही जाएंगी कभी। आज की खबरों की तरफ आएँ। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3000 रुपये जुर्माना, मुल्क में पानी की किल्लत का सामना। और अवाम के लिए खुशखबरी है, सस्ती चीनी अवाम की दस्तरस में कैसे होगी आपको बताएंगे आज के शो में। बादामी बाग में जलसे की तारीख तब्दील कर दी, नवाज शरीफ ने 5 लाख कारकुन मीनार पाकिस्तान लाने का टास्क दे दिया। सेल्स टैक्स में चोरी रोकने के पेश नजर जदीद तरीन तकनीक और IT का इस्तेमाल। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है। स्मॉग पर अभी हम बात कर रहे थे तो स्मॉग पर ही हाईकोर्ट से अपडेट ये आ गई है जी। अच्छा जी, लीड स्टोरी है हमारी और अब हम इस पे बात करने लगे हैं। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग जुर्म, 5000 रुपये जुर्माना होगा।
हाई कोर्ट की जानिब से घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3 हेलमेट ना पहनने वालों को 2000 रुपए जुर्माना, धुआं छोड़ने वाले तमाम भट्टे गिराने के अहकाम जारी किए गए हैं। 3-4 हिस्से हैं इस खबर के। पहला हिस्सा बहुत अहम है, जो हम कंक्रीट का शहर बात कर रहे थे। ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग जुर्म है, 5000 रुपए जुर्माना होगा। शहर की जितनी ग्रीन बेल्ट पे आप चले जाएं, वहां पर लोग कारोबार कर रहे हैं। लोगों ने खुद साख्ता पार्किंग बना के मोटरसाइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं। इस पर अमल कराना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इरफान अना देखें, हाई कोर्ट की तरफ से ये इकदाम जो किए जा रहे हैं स्मोक के हवाले से, ये पिछले 3-4 साल से हम ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सूमोटो लिया और उसके बाद जो है वो कमीशन बन गया। कमीशन ने काम करना शुरू किया जिसमें मुख्तलिफ इदारे रखे गए, पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, LDA, तमाम डिपार्टमेंट्स को इसमें शामिल किया गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इतने सालों से इसके ऊपर जो है वो कमीशन भी बन गया, अदालत की तरफ से इसके ऊपर अहकाम भी बहुत आते हैं, हालात जू के तू हैं। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि हम इस तरह के फ़ैसले जो है वो दे देते हैं कि फौरी तौर पे इन चीज़ों को बंद कर दिया। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक कभी ब्रेकिंग सुनी कि न्याजी जो शहीद रोड है वहाँ से बंद रोड के ऊपर जो सड़क बन रही है उसको काम फरवरी तक रोक दिया जाए। अब काम रोकना जो है इसका हल नहीं है। इसके लिए जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपने भी नुकसान, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के इंतजामात करे कि वहाँ पे डस्ट ना आए, वहाँ पे काम भी ना रुके, काम भी चलता रहे। अब काम को बंद कर देंगे आप उस रोड के ऊपर। हम अगर हम ब्रेक में हम इससे बात कर रहे थे कि वो 4 लेन रोड है, 4 लेन पे 3 लेन के ऊपर काम हो रहा है और 1 लेन आम पब्लिक के लिए छोड़ी गई है कि वहाँ से ट्रैफिक गुजरती रहे। अब वो जब बॉटल नेक बनती है तो वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो हर्डल्स क्रिएट होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही हैं, उसकी वजह से धुआं भी होता है, ऊपर पर से डस्ट जो है वहाँ पे जो काम हो रहा है तामीराती काम, उसकी डस्ट उड़ रही है। तो उसकी वजह से स्मोक में डेफिनेटली इजाफा तो होगा, माहौलियाती आलूदगी तो पैदा होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बेहतर तौर पे कर लें और ये काम भी न रुके और साथ साथ आप इन्वायरमेंट कंट्रोल के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं वो भी साथ चलते रहें, तो इसमें बेहतरी आ सकती है। अब हमने गाड़ियों के धुएँ के लिए 5000 रुपये का जुर्माने का 2000 रुपये जुर्माने का कहा गया था। उसमें हुआ ये इशू कि ट्रैफिक पुलिस के पास जो उनकी चलान बुक है, चलान बुक के ऊपर कोई भी जुर्माना ऐसा है, वायलेशन ऐसी नहीं है जिसका 2000 रुपया जुर्माना हो। इसके लिए आप वो स्पेशल उसके ऊपर कोड लिखते हैं और 2000 रुपये का चलान करें। उससे पहले इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि वो चलान करे। अदालत की तरफ से तो अहकाम दे दिए जाते हैं, लेकिन उन इदारों के पास कैपेसिटी नहीं है, उन इदारों के पास इख्तियारात नहीं है। अब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट खुद जाके सड़क के ऊपर चलान नहीं कर सकता। कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया कि जी इसके ऊपर करें, अब कैसे करें? फिर इसके लिए कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस करे। ट्रैफिक पुलिस के पास जो चलान के लिए जो वायलेशंस हैं उसके अंदर ये शिक शामिल ही नहीं है कि आप 2000 किसी का चलान करें। इसके लिए कानून साजी करने की ज़रूरत है। कानून साजी किसने करनी है? आपकी असम्बलियों ने करनी है, जहाँ पे मामलात ही कुछ और चलते हैं। वो अगर कानून साजी करें कि अगर ट्रैफिक वायलेशन कोई कर रहा है उसके चलान बढ़ाए जाएँ। अब अगर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ही सब कुछ होना है तो ये सारी हुकूमत भी हाई कोर्ट को दे दी जाए, हाई कोर्ट ही सारे इकदाम करती रहे, हाई कोर्ट के कहने पे ही सारा कुछ होता रहे। इन इदारों ने क्या करना है, इन डिपार्टमेंट ने क्या करना है, असम्बलियों के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्या करना है। खैर, खबर का अगला हिस्सा ये है जी, पानी की किल्लत है और आप सभी लोग जानते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कितनी जो है वो नीचे जाती जा रही है, डाउन होती चली जा रही है। ऐसे में हमने पहले भी हाई कोर्ट की जानिब से इस चीज़ पर देखा था कि जी बड़ा एक्टिवली काम किया जा रहा था। घरों में जो गाड़ियां धोई जाती हैं उस पर पाबंदी, उस पर भी अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सका। इमरान, देखिए ना, अगर बात की जाए शहर में पार्किंग के मसाइल हो, पानी की किल्लत का मामला हो या ट्रैफिक की रवानी आपने बेहतर बनानी है, मेरे ख्याल से अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि आपको हर सिस्टम में बेहतरी के लिए आपको जो है वो हंगामी बुनियादों पर ना सिर्फ इकदाम करने की जरूरत है बल्कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये जो माहौलियाती इमरजेंसी से रिलेटेड मामला है और ये देख रहे हैं, हेल्थ देख रहे हैं, एजुकेशन आपकी आने वाली नस्लों के लिए पानी नहीं है, ये तो यकीनी है। सही बात आप कर रही हैं। और दूसरी बात, अभी भी माजरत के साथ जितनी बड़ी कंपनी हैं अभी भी वो फी लीटर दुरनियाब हमें आगाह कर रहे थे, क्योंकि वो बीट करते हैं कि वासा से वो 1-1.5 रुपए का लीटर लेती हैं और आगे वो आपको पता है कि वो 50-60 रुपए लीटर जो है वो जाता है, या बल्कि ज्यादा है, 1.5 लीटर की तो 100 रुपए की हो गई ना।
हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक हाई कोर्ट ने जो ये कहा है कि ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग जो है वो जुर्म है, मतलब ये गैर कानूनी पार्किंग में आ गया। उसके बाद बात ये कर लें कि घरों में गाड़ियाँ आप नहीं धो सकते, ये चीज़ पहले से जो है कानून बना हुआ है। हेलमेट की पाबंदी, ये भी मेरे ख्याल के मुताबिक ये वो चीज़ें हैं जो इदारे काम ही नहीं कर रहे और हाई कोर्ट ने पाबंद किया है इनको, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इन इदारों को जो है इनके खिलाफ भी एक्शन लेने की अशद ज़रूरत है कि भाई इतने अरसे से ये इदारे मौजूद हैं और अभी तक ये अपना काम ही नहीं कर पाए जिसके लिए बनाए गए हैं। सबसे पहली बात है, अब ये पार्किंग के हवाले से आप ये बात कर लेंगे, ऑब्वियसली ग्रीन बेल्ट्स पर जो है वहाँ तो पार्किंग होनी नहीं चाहिए ना। अब आप ये देखें कि शहर में पार्किंग कहीं है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ ना कि सरकारी सतह पर आपने सर्विस रोड खत्म कर दी, आप जिस मार्केट में भी चले जाएं वहां पर खुद साख्ता पार्किंग मैं है अब आपको जी, और बताता हूँ उतने कल मेरे साथ क्या वाकया हुआ, मैं वो भी बताता हूँ। पहली बात यह है कि आपने सर्विस रोड खत्म कर दी, यहाँ पर पार्किंग हुआ करती, वो खत्म हो गए। आपने प्लाजे बनने दिए जो कि पाबंद थे कि वो पार्किंग के लिए जगह देंगे, बट एवर वो अपने साथ को खाली प्लॉट दें या बेसमेंट दे, वहां पर पार्किंग नहीं बनी। आपने एलडीए ने या बाकी जो इदारे हैं उन्होंने क्या किया कि उनको जुर्माना कर दिया कि भाई आपने पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी, हम आपको जुर्माना करते हैं। वो जुर्माना लेकर बजाय उस प्लाजे को कहीं और पार्किंग देने की बजाय, पैसे उससे वसूल कर लिए, कहीं और पार्किंग देने की बजाय वो अपने पास रख लिए, अपने खजाने में जमा करवा दिए, ठीक है, अपना रेवेन्यू जनरेट कर नीचे दुकानें बना ली पार्किंग की जगह। उसके बाद शहर में माजरे के साथ ये जो हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी है, मेरे ख्याल के मुताबिक इनको तो चौंक में लटका देना चाहिए। आप यकीन जाने, मैं कल की मिसाल देता हूँ। कल मैं गया करीम ब्लॉक में, करीम ब्लॉक मार्केट में ना, वहाँ पार्किंग आपको मिल कैसे गई, मुझे पहले ये बता आप लिटरली ये छोड़ें पार्किंग मिली या नहीं मिली, मैंने वहां 3 जगहों पर रुका हूं, 3 जगहों पर जेली चेक बुक्स थी और वो अभी भी मेरी जेब में है, मैं वो लेकर आया हूं, मेरे पास पिक्चर्स है, एविडेंस। अब कोई नहीं ये चीजें डिस्कस करने का, क्योंकि उर्दू बाजार से हमारी अपनी टीम्स में जाके ये टिकटें पकड़ी हैं, कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होती हैं, उसके बावजूद ये वैसे के वैसे ही हैं। इनको तो खत्म कर देना चाहिए, ये उल्टा बोझ है, ये बोझ है। दूसरी बात ये है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी की आप बात कर रही थी, वाकई ये अभी तक ना लोगों को वाकई नहीं पता चल रहा। अभी भी हर घर के बाहर गाड़ी धुल रही है, हर घर के अंदर गाड़ी धुल रही है। ये वो चीजें हैं जो मैंने स्टार्ट में कहा कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हर मामले में समझनी होगी। बाद में आप इदारों को कहें कि जी आप अपना काम नहीं कर रहे, खुद तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे एक्टिव हों कि आपने पानी ज़ाया नहीं करना। हम लोग देखते हैं घरों में सफाइयाँ हो रही होती है, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, गाड़ी धो रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। ये अगर आप सेव करेंगे तो अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सो अगली खबर हमारे पास है जी, चीनी अब सस्ती होगी, कीमतों के तयन का इख्तियार पंजाब हुकूमत को मिल गया। सो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी निगरान गवर्नमेंट के आप लोगों के सामने है। आप अब बड़ी अच्छी और वाज़े उम्मीद रख सकते हैं कि आपको चीनी सस्ती मिलेगी। इमरान, कैसे मिलेगी? आपने तो इंतहाई ठंडी आह भर के कहा है कैसे मिलेगी। यार देखें, हुकूमतें जो है ना वो बड़े प्यार से मीठी गोली देती हैं आवाम को, ठीक है। देखें वो बात वही है कि कवानीन बनते हैं, असल टास्क जो है ना वो अमल दरामद का मैं कह रही मुश्किल होगा, लेकिन इसमें जो माफिया का रोल है, अगर ये पंजाब हुकूमत माफिया उसको कंट्रोल कर लेगी ना, जो सट्टाबाजी की जाती है, जो डीलर्स का रोल रहता है, तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हालात हो जाएंगे। ठीक है, आप जादू की छड़ी तो किसी ने नहीं लेकर आवा बिगड़ा हुआ है ना, आवे का आवा, चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। देखें हम पहले ये बात कर रहे थे कि सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है, लेकिन किया नहीं जाता। अगर हम पहले बात कर रहे थे ना लाइक एलडीए की और शहर को अच्छा बनाने का, जिस तरह आपने बात की इन्वायरमेंट के हवाले से कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, सब कुछ है। किसी भी शहर की आप बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, लाहौर में 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, आप वहाँ चले जाएं, भाई आप अपने घर के बाहर कूड़ा कटकट फेंक के दिखाएं, अगले आपको बिल के साथ फाइन और जुर्माना, आप फिर उसके बाद ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सिस्टम मौजूद है, सिस्टम मौजूद है। यही बात है कि हमारी हुकूमतें, हमारी असम्बलियाँ, हमारे हुक्मरान कवानीन बना देते हैं, असल बात यह है उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। और अब आप ये जो बात कर रही हैं चीनी के हवाले से, चलें अच्छी बात है कि कीमतों का तयन हो जाता है। पहले जिन चीज़ों की कीमतों का तयन हुआ है, क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है? फिर मैं वही बात करूंगा कि आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं तो उनकी कारकर्दगी देख लेना। ऐसे ही है ना, कभी सरकारी निर्खों के मुताबिक आपको अंडा भी मिला है, मैं इससे छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सरकारी कीमतों के मुताबिक आपको कभी अंडा भी मिला है, सवाल नहीं पैदा होता। किसने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है? उस पर इदारों ने करवानी है ना। और फिर होता क्या है कि हमें कुछ अरसे बाद जी खबर मिलती है कि जी नाकिस कारकर्दगी पे
फलाने ओहदेदार को हटा दिया गया, इसको हटा दिया। ओ भाई, उसको हटाने की बजाय आप ये देखें कि जो अगला आया क्या उस चीज़ पे अमल दरामद करवा रहा है कि नहीं। ये हल नहीं है कि जी उसने काम ठीक नहीं किया उसको हटा दें, या उसने फाइन बहुत ज़्यादा किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है रेवेन्यू जनरेट के लिए। असल बात यह है कि अवाम को रिलीफ कितना मिल रहा है, इसकी तरफ फोकस होना चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिलेगा कैसे। ऐलान तो कर दिया जाता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन तक उसके पीछे लगे रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता यहाँ पर यह है कि एक सेक्रेटरी, एक वजीर आला या एक मिनिस्टर जो है कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा देता है, वो जाएगा तो उसके साथ ही वो फाइलों में दब जाएगी। ऐसे ही है। सो चीनी सस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीछे ये भी लिखा है यूटिलिटी स्टोर पर चीनी महंगी है और चावल नायाब है। अना देखिए, इस खबर के मुताबिक एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि हाई कोर्ट की तरफ से ये पंजाब गवर्नमेंट को इख्तियारात दे दिए गए। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि देखें इन्हीं अदालतों की वजह से ये चीनी अवाम को महंगी मिल रही थी। अब वो कैसे मिल रही थी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन किया जाता था वफाकी वजीर की जानिब से कि चीनी की सरकारी नर्क जो हैं वो ये होंगे, उस नर्कनामे को, उस ऑर्डर को लेकर जो मिल मालकान थे, चीनी के मिल के मालकान, वो चले गए कोर्ट के अंदर। उन्होंने जाके इस केस के ऊपर स्टे ले लिया कि सूबाई वजीर जो है वो इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता। अब उसके स्टे की वजह से कितना अरसा ये स्टे रहा, जिसकी वजह से आए रोज़ आप देखती होंगी जब भी कीमतें बढ़ती थी तो उसमें चीनी जो सर फहरिस्त होती थी कि चीनी की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, 5 रुपये इजाफा हो गया। और आज से 5 साल पहले जब एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें बताया गया था कि 1 रुपया अगर चीनी की कीमत बढ़ती है, ये FIA की जानिब से बनाई गई थी, उसमें कहा गया था 1 रुपया अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो जो मिल मालकान है उनकी जेबों में 5 अरब रुपया जाता है। और ये चीनी अगर 90 रुपये हुकूमत ने रेट दिया है तो उसके बाद अगर 190 रुपये में ये चीनी फ़रोख्त हुई है तो आप सोचें कि कितने 100 अरब जो हैं इन मिल मालकान की जेबों में गए। और अब हाई कोर्ट ने वो स्टे जो है वो ख़त्म किया और उसके बाद इख्तियारात दिए पंजाब हुकूमत को कि आप अपनी, क्योंकि तमाम मिलें जो हैं उसमें से गन्ना जो है वो ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो पंजाब से जाता है। पंजाब से अगर गन्ना जाता है, पंजाब में अगर ज़्यादा मिलें हैं, सिंध में भी हैं, लेकिन अगर पंजाब में ज़्यादा हैं तो इनके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो इन प्राइस को कंट्रोल करें। प्राइस जितनी बनती है जिसमें मिल मालकान को भी नुकसान ना हो, जो किसान है गन्ना लेकर आ रहा है उसको भी नुकसान ना हो और अवाम के ऊपर भी बोझ ना पड़े। अब मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ रिलीफ अवाम को मिलेगा। वो नहीं होगा कि मिल मालकान अपनी मर्जी करेंगे और सिर्फ एक स्टे के ऊपर कि हमने स्टे लिया हुआ है, हम अपनी मर्जी से रेट जितने मर्जी बढ़ा सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपको कोई चीज़ जो है वो सरकारी नर्खनामों पे नहीं मिलती, लेकिन किसी डिपार्टमेंट को, किसी मिल मालिक को ये डर तो होगा कि हमने जो 90 रुपए की चीज थी अब 190 रुपए की नहीं बेचनी, हाँ। कम से कम उसमें तो रिलीफ मिलेगा ना। ये इतना बड़ा माफिया है इरफान भाई, ये इतना बड़ा माफिया है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाला। ये तो मैं कहता हूँ कि ये परसों की खबर थी कि जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, जो वजीर आला है, उन्होंने ये कहा था कि किसानों के वटएवर वो जो भी काश्त कर रहे हैं उनकी अदायगियां जो हैं 100% यकीनी बनाई जाए। और उन्होंने दिन भी मुकर्रर कर दिए कि इतने दिनों में कर दिया जाए। ये उनका बहुत बड़ा एहसान था किसानों पे। अब ये जो मिल्क मालकान है ना, ये करते क्या है ना, ये सिर्फ एक दिन चीनी की प्रोडक्शन ही रोकते। ये सिर्फ एक दिन अगर फैक्ट्रियों से चीनी बाहर नहीं निकालते, मिलों से नहीं निकालते ना, तो इनको करोड़ों रुपए में फायदा होता है। सिर्फ इस वजह से कि थोड़ी सी चीनी होल्ड कर लेते हैं। और माजरे के साथ हमारी आवाम भी ऐसी है कि जो चीज कम मिलेगी ना बाजार से उसकी तरफ भागना। बिल्कुल ऐसे ही बंदा होश के नाखून ले के भाई रुक जाए, उसके मुतबादिल कोई चीज इस्तेमाल कर ले। नहीं, हमने जी बस वो चीज उठा लेनी है। और जो बात आपने मिडल मैन की बात की, यहाँ पे जखीरा अंदोज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कभी रायवंड से चीनी पकड़ी जा रही है, गोडाउन पकड़े जाने हैं, गोदाम पकड़े जाने, और फिर होता क्या है, ये चीजें रुकती नहीं है, ये चीजें ऐसे ही रहती हैं। ऐसे ही है, लेकिन चले कवानीन को सख्त करने की जरूरत है। अच्छी उम्मीद तो दिलाई गई है और टास्क दिया गया पंजाब हुकूमत को। देखें इसके बाद अब क्या होता है। हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद अगली खबर हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है जी, नवाज शरीफ ने 5 लाख कारकुन मीनार पाकिस्तान लाने का टास्क दे दिया। बहुत बड़ा टास्क है। अब ये फुलफिल कैसे होगा, चैलेंज भी है। हम अभी प्रोग्राम के स्टार्ट से लेकर अब तक वक्त क्या हो गया वैसे मैं टाइम आपको बता दूं 47 हो गए हैं जी। सो इस दौरानिए में हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं सबके सब आवाम के मसाइल थे, सबके सब इश्यूज थे। महंगाई, आवाम तंग है, जाए तो कहाँ जाए। ऐसे में 5 लाख कारकुन आएंगे कहाँ से, अपने काम छोड़कर जलसा गाह में पहुंचेंगे
ऑब्वियसली जिन्होंने दूसरे शहरों से आना है उन्हें उसके लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से जिन्होंने जाना है अपना काम कुम छोड़कर, अपने मामलात छोड़कर, और अब जहनी हालत जो आवाम की हो चुकी है वो जलसे के लिए तैयार हैं। इरफान, मैंने कुछ अपनी जहनी हालत इनसे वैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस ही की है। नहीं, आप बात ठीक कर रही हैं कि अवाम जो है जिस कदर मुश्किलात का शिकार है उसमें इस तरह कहाँ से आएंगे 5 लाख किसी पार्टी के लिए निकलना मुश्किल है। टास्क तो दिया गया है, लेकिन अब देखना है कि जो क़यादत लाहौर में मौजूद है, जो पंजाब में मौजूद है, वो इस टास्क को पूरा कैसे करती है। अगर हम अभी कुछ दिनों की जो प्रैक्टिस देखें तो उसमें जो जलसे किए गए, जो उससे आपको आइडिया हो जाता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि अवाम को कितना इंटरेस्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, अवाम को कितना इंटरेस्ट है, फिर अवाम कितना जो है वो समझती है कि आप उनको रिलीफ लेके देंगे। एक ये चीज़ भी होती है कि एक लीडर ऐसा होता है जिसके लिए अवाम जो है वो निकल पड़ती है। हमें तुर्की की एक मिसाल देख लें कि तुर्की में अगर फौज ने उसका तख्ता उलटने की कोशिश की तो लोगों ने टैंकों के नीचे अपनी गाड़ियां दे दी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा लीडर नजर नहीं आता जिसके लिए अवाम निकल सके। वो कोई भी सियासी पार्टी क्यों निकलेगी? आप यहाँ पर अवाम को बुनियादी जरूरतें, कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, हर गवर्नमेंट फेल हुई है। बिल्कुल बात यही है। आप देखिए वहाँ पे लोग, हम उस तुर्की की मिसाल इस वजह से दे रहे हैं कि वहाँ का जीडीपी जो था वो इस हुकूमत के आने के बाद वो कहाँ पे लेकर गए, अवाम की माशी हालत जो है बेहतर हुई, इसी वजह से वो लोग निकले थे। यहाँ पे हमारे कोई भी अगर शॉपकीपर है, कोई भी शॉपकीपर, वो एक दिन के लिए उसे कहें दुकान बंद करके आपने जलसे में आना है, वो कभी नहीं आएगा। उसके घर में अगर कोई फौतगी हो जाए तो वो जनाजा पढ़ के बेचारा दुकान पे आ जाता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। अगर वो एक दिन अगर अपनी शॉप बंद रखेगा तो उसका कारोबार नहीं चलेगा, उसके घर का किचन नहीं चलेगा। ये चीज़ें देखने के लिए आपको अवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए और अवाम को ये यकीन दहानी कराने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप उसको को रिलीफ दे सकते हैं। 3-4 चीजें, महंगाई से अवाम का छुटकारा दिला देना, तो मैं कहती हूँ कि अवाम की जिंदगी सुकून में आ जाएगी, बहुत बड़ा मसला अवाम का हल हो जाएगा। इस वक्त हर जुबान ज़द-ए-आम बिजली के बिल हैं, महंगाई है, आटा चीनी, ये वो मसाइल हैं जो हमने कभी अपने बचपन में सुने भी नहीं थे कि रेट हैं क्या। अब आप कोई भी नेशनल चैनल लगा लें, आप कोई भी ड्रामा देख लें, अवाम के यही मसाइल डिस्कस हो रहे हैं। अवाम इससे ही नहीं बाहर निकल पा रही, तो जलसागाह कैसे पहुंचेगी? इमरान, मैं शायद सिपरा की खबर जो है वो सुन रहा था, सिर्फ 1 मिनट है, मुझे वाइंड अप करना अगस्त है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए के करीब बिजली ये होना है, आगे भी होना है। बात यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब खुद हुकूमत में थे, ये निगरान सेटअप से पहले उन्होंने खुद कहा था कि जैसे मुल्क के हालात है अभी इसको मजीद 9 साल लगेंगे बेहतरी की तरफ जाने पे। जब आप आवाम को ये खुद कह रहे हैं कि भाई अभी आप 9 साल और सब्र करो, अगर हम रहे तो हम बेहतर कर देंगे, अवाम वही जिस तरह इसने बात की कि लोग बेचारे कमाने के लिए रुल रहे हैं। बात यह है सिर्फ जलसों में लोग आते जरूर हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है सिर्फ वो लोग आएंगे जो अंधी तकलीद पर चल रहे हैं, जो पार्टियों के साथ वाकई लॉयल हैं। इसके लिए थोड़ा सा अब इंतजार करना पड़ेगा, और ये 5 लाख वाला तो टारगेट बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। हमने जाना है हेडलाइंस की तरफ, फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और आज का मौसम कैसा होगा? स्मॉग से हमने शो का आगाज़ किया था, स्मॉग तो है ही है, ऐसे में अब वेदर अपडेट्स क्या हैं, आज का मौसम देखेंगे। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद है। कोमल, बताइएगा स्मॉग की क्या सूरत हाल है, वेदर अपडेट्स क्या हैं, बारिश का कोई इम्कान है या नहीं? लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम तब्दीलियां दिखा रहा है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद और सूरज और बादलों के दरमियान हसीन इम्तजाज भी रहेगा, हल्की हल्की हवाओं का झोंका भी रहेगा। शहरी लाहौर के वासी जो हैं वो काफ़ी इस मौसम को इंजॉय भी करेंगे। वहीं अगर हम दूसरी जानिब बात करते हैं बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो आज ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त AQI 305 की बुलंदियों को छू रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िज़ाई आलूदगी के बुरे असरात लाहौर के मौसम पर भी पड़ रहे हैं। अक्टूबर के महीने में भी दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जाती है। अगर महकमा माहौलियात की जानिब से बर वक्त इक़दाम किए जा रहे होते तो यकीनन लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त बेहतर होती, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुज़र सेहत है।
एक की मजमूई शरह जहाँ पर 305 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा जा रहा है, वहीं मौसमियाती तब्दीलियाँ भी बहुत बुरे तरीके से लाहौर के बासियों को परेशान कर रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई नहीं की गई और टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी थैंक यू कोमल, आपने हमें मौसम के बारे में बताया। जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है जी, और जिनकी बर्थडे है कल वो पिक्चर्स भिजवा दें, कल के शो में शामिल करेंगे। तासीर बुखारी की आज सालगिरह है, राजा नबील, मकबूल एहसन और अरमिशा खान की बर्थडे है, और इसके बाद जी इकरार अफजल, तारिक गिल, बाबर, अली नवाज, मोहम्मद असद सलीम, रिहान की बर्थडे है, इशाल फातिमा और शारिक, इसके बाद शहराज जट, जैनब मलिक, जैन इरफान, फिजा इरफान, मोहम्मद अमलिश की बर्थडे है जी। आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है कल वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अब आगे बढ़ना है और सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाना है, शामिल करेंगे आज के भाव। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुमेल, जो कि आज की रेट लिस्ट बताएंगे, ओपन मार्केट में सब्जियों के रेट। जी रुमेल। आज सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आलू और प्याज की फ़ी किलो कीमत में इजाफा, जबकि मुतादिद सब्जियों की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये तक कमी आज वाक़या हुई है। मगर सब्जियों में जो कमी के समरात हैं वो शहरियों तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि सरकारी नरखनामे से पर दर्ज जो कीमत है उससे ज़ायद में सब्जियों की शहर भर में फ़रोख्त जारी है। और इस ग्रां फरोशी के बायस जो शहरी हैं उन पर कीमतों की कमी का जो समर है वो नहीं पहुँच पा रहा। कीमतों की अगर बात की जाए तो आलू दर्जा अव्वल की आज फ़ी किलो कीमत 2 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दर्जा अव्वल आलू शहर भर में 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो दर्जा दोम आलू है उसकी जो सरकारी कीमत है वो आज 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि ये 90 से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो प्याज दर्जा अव्वल है उसकी कीमत में आज 5 रुपये इजाफा हुआ और उसके बाद इसकी जो फ़ी किलो कीमत है वो 110 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि दर्जा अव्वल प्याज जो है वो शहर में 140 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो दर्जा दोम प्याज है उसकी सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है और ये 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की बात करें तो दर्जा अव्वल टमाटर की आज फ़ी किलो कीमत 95 रुपये किलो मुकर्रर है और ये बाज़ार में 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह दर्जा दोम टमाटर जो है वो उसकी सरकारी कीमत 80 रुपये किलो है और ये 100 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। जो लहसुन है देसी, इसकी सरकारी कीमत आज 280 रुपये फ़ी किलो है और ये 350 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह जो हरनाई का लहसुन है वो 460 की बजाय 550 रुपये में बेचा जा रहा है। अदरक थाईलैंड जो है इसकी सरकारी कीमत 1240 रुपये है और ये फ़ी किलो 1500 रुपये में बेचा जा रहा है। और जो इंडोनेशिया का अदरक है वो 1040 रुपये की बजाय 1200 रुपये में बेचा जा रहा है। दीगर सब्जियों की बात करें तो जो मेथी है उसकी कीमत 200 रुपये मुकर्रर है आज और ये 240 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन जो है वो 95 रुपये की बजाय 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। बंद गोभी जो है वो 100 रुपये की बजाय 120 रुपये में और फूल गोभी जो है 120 की बजाय 140 में फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च जो है वो 200 रुपये की बजाय 240 और भिंडी जो है वो 100 की बजाय 120 में बिक रही है। करेला जो है वो 100 की बजाय 120, जबकि सब्ज़ मिर्च अव्वल 160 की बजाय 200 और जो दोम सब्ज़ मिर्च है वो 90 रुपये की बजाय। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें सब्जियों के रेट बताए। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आज के मेहमान हमारे साथ रहिए। हंसना और रोना बच्चों में एक फितरी अमल है। अब ऑब्वियसली हंसने को तो पेरेंट्स जो हैं वो एज सच एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों का रोना ऑब्वियसली एक फितरी अमल है। लेकिन फितरी अमल तब है जब आप बच्चा भूख के लिए रो रहा है और कुछ टाइम के लिए रो रहा है। अब बच्चा बयान नहीं कर सकता कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। बच्चों का मुसलसल रोना, वजूहात क्या हो सकती हैं? न्यू बॉर्न से लेकर अगर आपका बच्चा 6, 7, 8 माह तक का है, जब तक आप उसकी चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, ऑल्दो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बच्चा मुसलसल दिन रात रो रहा है तो उसके साथ ये मसाइल हो सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसके रोने की वजूहात बन सकती हैं।
ये चीज़ें हम आज के शो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर ये सिम्टम्स हों तो बच्चे को आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि भूख के लिए रोता है जो बच्चा, वो ऑब्वियसली अपनी फीड के बाद चुप भी कर जाता है, लेकिन कुछ बच्चे मुसलसल रोते हैं। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या इलाज कराना है, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ छोटे बच्चे हम अक्सर देखते हैं कि घरों में पेरेंट्स उनकी मालिश वगैरह करते हैं, सो उसका क्या तरीक़ेकार है वो भी हम आपको बताएंगे। और इससे थोड़ी बड़ी एज के बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, थकावट का शिकार रहते हैं, बच्चे बैठ कर अक्सर कहते हैं कमर में दर्द हो रही है, अब वो क्या पोस्चर ठीक नहीं होते हैं, किन किन चीज़ों का इसमें आपने बच्चों की ख्याल रखना है। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर उमर वक्कार मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर तहमीना ने ज्वाइन किया है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। हंसना रोना मैंने कहा एक फितरी अमल है, बिल्कुल। तो हंसने पे तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं और बच्चा बड़ा खुशगवार मूड में भी रहता है, लेकिन रोना बच्चे का मुझे कब ये बताइएगा, कब ये अलार्मिंग हो सकता है, एक हद से ज़्यादा बच्चे का रोना, जब आप मुसलसल फील कर रहे हो कि अब बच्चा हमारा नॉर्मल नहीं लग रहा। एग्जैक्टली आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने आज डिस्कशन के लिए रखा है। बच्चों का रोना हम बहुत कॉमनली फेस करते हैं, एक प्रॉब्लम पेरेंट्स लेके आते हैं। तो इसको ग्रॉसली देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है नॉर्मल क्राई और एक होती है एबनॉर्मल क्राई। नॉर्मल क्राई जिससे आपने कहा कि भूख की वजह से हो सकती है, कुछ और भी वजूहत है नॉर्मल क्राई की, लाइक बच्चे का पैम्पर वेट है, उसको ठंड लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, बच्चे को नींद आ रही है और वो इन्वायरमेंट फिजिबल नहीं है आपने उसको दिया हुआ सोने का, या कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चे को नींद नहीं आ रही और आप उसको ज़बरदस्ती सुलाना चाह रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। तो ये सारी नॉर्मल कैटेगरीज में आती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेरेंट्स होते हैं, अनलेस के वो फर्स्ट टाइम यंग पेरेंट्स हों, वो समझ जाते हैं इस चीज़ को कि बच्चे की इस वक्त क्या डिमांड है। अब आ जाते हैं दूसरे लिम्ब की तरफ, जो है एबनॉर्मल क्राई, कि बच्चा रो रहा है और माँ बाप को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो क्यों रो रहा है। देखिए उसमें भी हम ग्रॉसली दो कैटेगरीज को उसमें डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसमें आपने अर्जेंट मेडिकल हेल्प सीख करनी है, और सेकंड कैटेगरी है जिसमें आप जस्ट वेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ सूदिंग टेक्निक्स, कंफर्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम पेरेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो यूजुअली ये बताते हैं कि जी अगर तो आपका बच्चा रो रहा है, फिर चुप कर जाता है, फीड ठीक ले रहा है, दूध सही पी रहा है, अपनी ग़िज़ा जो भी है उसकी एज अप्रोप्रिएट वो ले रहा है, तो जनरली ये एक कोई माइनर इशू चल रहा है। लेकिन जो अलार्मिंग साइन है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है, रो रहा है और वो फीड भी नहीं ले रहा, तो ये एक एमरजेंसी अलार्मिंग साइन है। इसमें आपने फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है, और डॉक्टर जो है वो हिस्ट्री और एग्जामिन करके उसको हेड टू टू देखेंगे कि क्या रीज़न है और क्यों बच्चा जो है नॉर्मली रो रहा है। जिस सामने आगे रोने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। देखें हेड टू टू कहीं भी प्रॉब्लम हो बच्चा बोल के बता नहीं सकता, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो होता है हमारी फील्ड का, तो उसने रोना ही है। अब उसमें हम हिस्ट्री लेते हैं कि जी प्रीसीडिंग इवेंट्स क्या थे। अगर बच्चे को पहले तेज़ बुखार था, बच्चे को कफ करे जा रहा है, उसको उल्टियाँ हैं, वॉमिटिंग्स हैं, उसकी यूरिन में स्मेल अनयूजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी जिस्म पे कहीं ना कहीं कोई रेड निशान है, धब्बे पड़े हुए हैं, तो ये इसका मतलब बच्चा आपका सिक है जिसमें आपको मेडिकल हेल्प नीड करनी है। इसी तरह हम हेड टू टू एग्जामिन फिर करते हैं। डॉक्टर्स जो है कई दफ़ा सिंपल एक आई लैश आँखों में गिर जाती है, उस वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है और रोए जा रहा होता है, कंसोल नहीं हो रहा था। एक कंडीशन कहलाती है ओरल थ्रश। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे जो 2-3-4 माह के होते हैं, उनके मुंह अंदर से वाइट हो जाता है सारा, वो बच्चे अच्छी तरह फीड भी नहीं ले पा रहे होते और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। ये कॉमन कंडीशन हम देखते हैं। अगर आपको मुंह बच्चे का वाइट लग रहा है और वो अच्छा दूध नहीं पी रहा जितना नॉर्मल पीना है, तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा, तो उसमें एक सिंपल सी मेडिसिन होती है, वो हम उसको दे के कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी रोने के साथ कोई और सिम्टम एसोसिएटेड हो, लाइक बुखार आ रहा है या कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है जो रूटीन से हट के है, तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें आपने डॉक्टर को जनरली दिखाने की ज़रूरत होती है। सही। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चा फीड सही नहीं ले रहा, बच्चा मुसलसल रो रहा है, उसके पेट में दर्द है, उसको कॉलिक इशू हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चल सकता है कि बच्चे के पेट के साथ कोई इशू चल रहा है? ये बहुत अगेन जो रोने की सबसे बड़ी वजह पहले 4 महीने के बच्चे में कॉलिक होता है। अच्छा, ये जहन नशीन करने वाली बात है कि ये पहले 4 महीने की ही प्रॉब्लम है। कई दफ़ा हमारे पास बच्चा 7 महीने का लेके आते हैं, 6 महीने का, कहते हैं जिसको कॉलिक इशू है, रो रहा है, तो हम कहते हैं इसको कुछ भी हो, कॉलिक लेस लाइकली है, क्योंकि कॉलिक जो है वो 6 महीने के बाद परसिस्ट नहीं करता। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कॉलिक जो है पहले 4 महीने की ही प्रॉब्लम है। और कॉलिक के साथ जो फीड है ना, बच्चा फीड लेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा तो उसका मतलब कोई और इशू चल रहा है। टर्मी का इशू ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो कोई और इशू सिंपल कॉलिक नहीं है। सिंपल कॉलिक हम कहते हैं कि जब बच्चे की आंतें डेवलप कर रही होती हैं फर्स्ट 3-4 मंथ्स ऑफ लाइफ में, तो वो स्पेज़म में चली जाती हैं, अकड़ाव ले लेती हैं, मरोड़ उठते हैं, और बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है। वो क्राई 5 मिनट 10 मिनट से लेकर 3-3 घंटे तक रह सकती है। अगेन इसमें टाइम लिमिट आ जाती है, जिस तरह एज लिमिट है उसी तरह टाइम लिमिट है। अगर बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है तो ये अनयूजुअल है, ये कॉलिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। यूजुअली जो कॉलिक की बच्चा होता है वो 24 घंटे में 3 घंटे या 3 घंटे से कम रोता है। दूसरा, टांगों को अकड़ा लेना, अपने साथ पेट के साथ लपच्चा लगा लेता है, बिल्कुल रोते रोते रेड हो जाता है,
और उस आधे घंटे में जिस टाइम वो क्राई कर रहा होता है शायद फीड ना ले, लेकिन जैसे ही वो कॉलिक हटेगा, वो क्राई की एपिसोड ख़त्म होती है, तो बच्चा एक तो फीड भी बहुत अच्छी लेना शुरू कर देते हैं, और दूसरा ये होता है कि बच्चा बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगर बच्चा किसी बीमारी की वजह से रो रहा होगा तो फिर वो जब रोना चुप भी करेगा तो वो अनवेल होगा, वो लेथार्जिक होगा, वो फीड अच्छी नहीं ले रहा होगा, बुखार हो सकता है, कोई और रीज़न हो सकती है। तो बच्चा इन बिटवीन दी एपिसोड्स बिल्कुल वेल होगा, अच्छी फीड लेगा, तो ये कॉलिक की। अच्छा, हम नॉर्मली कहते हैं कि घर में अक्सर देखते हैं कि अगर बच्चे को कॉलिक इशू है तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे का पेट और कमर भी मसाज कर लेनी चाहिए। सो क्या इसका तरीक़ेकार होता है? डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कि जो आपकी आंतें हैं वो स्पेल की कंडीशन में आस्ते आस्ते जाना शुरू हो जाती है। तो बड़े बुजुर्ग और ट्रेडिशनल एक वे चलता आ रहा है कि पेट अकड़ा हुआ है बच्चे का, दबा दबा के देखते हैं तो माएँ दादियाँ कहती हैं इसके पेट को मलें। अब वो मलने के भी कुछ तरीके हैं कि बच्चे को आप इतने हार्शली भी पुश ना कर दें कि वो कॉलिक या जो भी इंटरनल पेन है वो तो ठीक हो जाए, लेकिन आपके हाथ से मसाज की जो फोर्स है उसके नतीजे में डेवलप होने में, क्योंकि आगे मसल्स भी लगे हुए हैं ना, मसल्स के बाद आपकी आंतें वगैरह हैं, कि जितनी तेज़ी से आप उसको पुश करेंगे उसके बाद आपके फिर फेशिया और मस्कुलर पेन वो बाद में उसको तंग कर सकती है। एक तो ये चीज़ का ख्याल रखने वाली है, और दूसरा ये कि बच्चे को डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा मसाज की भी आदत ना डालें कि जिस दिन वो मसाज ना ले वो फील करे कि आज कुछ मिसिंग है। जैसे हम बड़े हैं, हम भी बहुत सी ऐसी डेली चीज़ों से गुजर रहे होते हैं कि हम जिस चीज़ का यूज़ टू हो जाए, जिस दिन हमें ना मिले हमारी बॉडी अच्छा फील नहीं करे, लेकिन वी कैन टेल एवरीवन कि हमारे साथ ये मसला है, बच्चे बता नहीं सकते। एक तो ये बात आ गई। बाकी टांगों के अकड़ाव के लिए और इन चीज़ों के लिए नहाने से पहले, और अगर आपने मसाज किया है तो ठंडे पानी से मत नहलाएं, थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ करें, क्योंकि मसाज के बाद सर्कुलेशन ऑलरेडी मसल्स में बढ़ी होती है, और ठंडे पानी से जब आप नहला देते हैं बच्चे को तो उसके बाद वो उनके लिए मसल्स के लिए अच्छा नहीं होता, वो मज़ीद कोई आपको रिलीफ नहीं देता बच्चे को, बल्कि वो मज़ीद बच्चा सफ़र करता है उस चीज़ से। तो ये एक दो चीज़ें हैं कि फ़ोर्स कितनी आपने यूज़ करनी है, और बेहतर तो ये कि आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादातर मूव ना करें। अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया हुआ है, अगर ये इतना ज़रूरी होता मसाज तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के जाते, बच्चा पैदा हुआ मसाज शुरू कर दो, हमें कहीं ऐसे बताया नहीं गया। ये रवायात में है, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी और वो सारी चीज़ें उनके साथ साथ ये चीज़ें चलती आ रही हैं। और इसके अलावा एक और डॉक्टर साहब बात ये कि बच्चे को जो दूध दे देते हैं फ़ौरन से आर्टिफिशियल मिल्क, उसके हवाले से भी बड़े ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि पहले दूसरे दिन ही बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और लूज मोशंस करता है या तो कॉन्स्टिपेशन इनका शिकार हो जाता है। इस मुतालिक भी प्लीज़ आप जी थोड़ा बिल्कुल। सा। कॉलिक का इशू जो है अगर आर्टिफिशियल दूध देंगे तो उसमें ज़्यादा है, और अगर बच्चा मदर फीड के ऊपर है तो कॉलिक का इशू बहुत कम, बहुत इंसिडेंस बहुत कम देखा गया है। ये बिल्कुल एक जनरल सही सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक नॉर्मल चीज़ है, 6 महीने के करीब बच्चा जो है वो क्रॉलिंग की भी कोशिश करता है थोड़ा सा। अब मुझे ये बताइएगा, लोग कहते हैं अच्छा अगर आप बच्चे को बिल्कुल ज़मीन पे छोड़ देंगे, कुछ नेचुरल चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपका बच्चा जल्दी चलना शुरू हो जाएगा, चीज़ों को पकड़ के जल्दी खड़ा होना शुरू हो जाएगा। सो इसमें आप क्या सजेस्ट ये एक माइलस्टोन है जो कि बच्चे ने अचीव करना है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये बात है कि फिजिकल एक्टिविटी भी इसके अंदर रोल प्ले करती है, और दूसरा जेनेटिक फैक्टर है। आपकी मदर फादर ने किस एज में चलना शुरू किया, ये बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो पहले से बच्चे के अंदर मौजूद है। अक्सर दादियाँ कहती हैं मेरा बेटा तो 6 माह का था, चलने शुरू हो गया, भागना शुरू हो गया, ये मेरा पोता भी अब ऐसे ही करेगा। तो एक वो जेनेटिकली उस चीज़ को बता रही होती हैं, और दूसरी बात यह है कि एक आपने माइलस्टोन अचीव कर लिया तो मोर ऑब्वियसली आप अगले की तरफ मूव करेंगे। जो बच्चे जल्दी नेक होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद स्पाइन होल्ड कर लेते हैं, गर्दन कमर और बैठना शुरू करते हैं, फिर वो जल्दी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि अब हम अपनी लेग्स की तरफ जो है फोर्स डालें और खड़े होने की कोशिश करते हैं। ट्रेमलिंग वे में खड़े होते हैं लेकिन कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, और जो सेकंड फैक्टर है वो है डॉक्टर साहब क्या एज रिकमेंड करेंगे आपके, इस एज में आपके बच्चे को क्रॉलिंग करनी चाहिए, चीज़ें पकड़ के खड़ा होना चाहिए और चलना चाहिए, और अगर इस एज ग्रुप में बच्चा ये सब नहीं कर रहा तो फिर उसका कुछ एग्जामिन होना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बारे में वरीड होते हैं। देखिए, नेक होल्डिंग जो है सबसे पहले आती है वो 3 मंथ्स पे आती है, उसके बाद आती है सिटिंग विद सपोर्ट जो यूजुअली 6 मंथ्स पे आ जाती है, फिर आती है सिटिंग विदाउट सपोर्ट के बगैर सहारे के बच्चा बैठ जाए, ये यूजुअली 8 मंथ्स पे आती है। 10 मंथ्स तक अगर आपका बच्चा बगैर सहारे के नहीं बैठ रहा तो ये कंसर्निंग बात है। इसी तरह चलने पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ बच्चे जिस तरह उन्होंने कहा कि 8-9 महीने पे भी चल जाते हैं, लेकिन इसीलिए वजह से कई बच्चे पेरेंट्स जो परेशान हो के आ जाते हैं, जी 10 महीने हो गए, 7 वाला बच्चा चल रहा है, ये नहीं चल रहा। तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये एज नॉर्मल नहीं है चलने की। नॉर्मल एज चलने की यूजुअली 1 साल है। 12 महीने का बच्चा जो है वो पहले पकड़ के चलना शुरू करता है, और फिर इसी तरह 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर वो बगैर सहारे के चल जाते हैं।
जो अलार्मिंग एज है वो 18 मंथ्स है। अगर 1.5 साल हो गई है उम्र आपके बच्चे की और वो नहीं अभी तक चल रहा बगैर सहारे के, तो ये एक अलार्मिंग एज है, इसमें आपने डॉक्टर से रजू करना है। तो जनरली हम अगर स्पीकिंग तो 12 to 15 मंथ्स के दरमियान बच्चा जो है वो चल जाता है। सही, सो ये वो एज ग्रुप है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी हाइट बच्चों की जो है, कुछ बच्चों की हम देखते हैं 1 साल की उम्र में अच्छी खासी हाइट हो जाती है, कुछ की नॉर्मल रहती है, सो इसमें क्या रिकमेंडेशन? हाँ देखिए, अगर इसको आप क्वांटिफाई करें तो यूजली बर्थ के ऊपर बच्चों की जो लेंथ या हाइट होती है वो 45 to 50 सेंटीमीटर होती है, और जो है 1 ईयर की एज में 75 सेंटीमीटर तक हो जानी चाहिए। कुछ बच्चों की इससे बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। इसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस जेनेटिक फैक्टर कि आपकी पेरेंटल हाइट क्या है। अगर तो पेरेंटल हाइट अच्छी है तो यूजुअली बच्चे अच्छी हाइट अचीव कर लेते हैं अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, जो कि वही है कि शुरू में बच्चा माँ का दूध नहीं ले रहा था तो उन्होंने गाय भैंस का दूध शुरू कर दिया, बकरी का दूध आजकल बड़ा लोगों को शौक होता है देने का। अगर उस दूध पे चले गए हैं और आप 6 मंथ्स पे प्रॉपर वीनिंग यानी कि सॉलिड डाइट की तरफ नहीं आएंगे तो फिर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, जिसकी वजह से फिर बच्चे अपनी एक्चुअल हाइट जो पोटेंशियल होता है उनका वो अचीव नहीं कर पाते। छोटे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? हमारे बच्चे थोड़ा बहुत चलना शुरू होते हैं, आप उनको साइकिल, कार्स, इस तरह की चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कितनी ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें कि जिस तरह से उन्होंने इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है उसी तरीके से उनके मसल्स में ग्रो अप होना है। न्यूट्रिशनल फैक्टर इज़ देयर, वाई? क्योंकि उसी की बेसिस पे आपने आगे फिज़िकली अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। जो बच्चे दोनों ही सूटों में बराबर जा रहे होते हैं, यानी कि उनको अच्छी ग़िज़ा मिल रही है, अच्छी ग़िज़ा में आप ये है कि सेरेलैक और बाकी चीज़ों के अलावा बादाम वगैरह पीस के और इस तरह की चीज़ें भी बच्चों की डाइट में शामिल करें ताकि इंटरनली उनके गुड फैट्स बॉडी में जाएँ। गुड फैट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है बॉडी में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ। और दूसरा साइकिलिंग और क्रॉलिंग के लिए जो क्रॉलर वगैरह ला के देते हैं और वो बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को हेल्प करती हैं कि जल्दी से वो अपनी मसल्स को एक ऐसी स्ट्रेंथ में ले आएँ कि जो उनके लिए चलने के लिए और बढ़ने के लिए, जो बॉडी जितनी एक्टिव होती है उतनी जल्दी बढ़ती भी है, जो जिसमें न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स पूरे होते हैं वो भी उतनी ही जल्दी बढ़ती है। तो ये दोनों फैक्टर्स इक्वली साथ साथ चल रहे हैं पैरेलल, और इन दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सही। अच्छा जी, किस एज ग्रुप तक जो है बच्चे को हम जैसे कि कह रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बच्चा खुद बताना शुरू करता है, मांगना शुरू करता है, फिर मैं बोलने की तरफ भी आऊँगी, ये बच्चे की हैबिट किस तरह से आप ऑब्जर्व पेरेंट्स करें, किस एज ग्रुप में बच्चे को क्या क्या माइलस्टोन अचीव करना चाहिए? एग्जैक्टली, देखिए इसमें ये होता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स तो एक्सक्लूसिव मदर फीड कराना चाहिए, इवन इस हद तक कराना चाहिए कि पानी भी नहीं देना चाहिए आपको। 6 मंथ्स के बाद तेज़ी से बच्चे को सॉलिड डाइट की तरफ लेके आना चाहिए। पहले डेफिनेटली प्यूरी फॉर्म अच्छा, में कुछ सेमी डॉक्टर सॉलिड रिकमेंड करते हैं आफ्टर एंड ऑफ 4 मंथ भी आप बच्चे को सॉलिड की तरफ लेके जा सकते हैं? हाँ लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। पहले रिकमेंडेशन आई थी कि जी 4 मंथ्स के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखा गया कि बच्चों में फूड एलर्जीज डेवलप हो रही हैं, तो इसलिए वी हैव शिफ्टेड बैक टू 6 मंथ्स कि अब 6 मंथ्स के बाद दें। लेकिन 6 मंथ से पहले अगर आप देना चाहें तो 4 से 6 महीने के बाद दरमियान सिर्फ 2-3 चीज़ें जो आप दी जा सकती हैं। एक तो राइस बॉयल मैश करके, ठीक है, या फ्रूट प्यूरीज या वेजिटेबल प्यूरीज। स्पेशली वीट प्रोडक्ट्स हैं वो 6 मंथ से पहले इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम सेफली जो है वो पेरेंट्स को 6 मंथ्स ही बताते हैं। अगर कोई बहुत किसी को हो शौक कि हम 4.5 महीने का बच्चा हो गया है और हम उसको कुछ देना चाहते हैं तो फिर ये 2-3 चीज़ें जो की जा सकती हैं। और 6 मंथ्स के बाद जो है आपने तेज़ी से दूध को कम करना है और तेज़ी से बच्चे को सॉलिड डाइट पे शिफ्ट करना है, और टारगेट ये होना चाहिए कि 18 मंथ्स एज के ऊपर बच्चा घर के खाने के ऊपर आ जाए, जो घर में पक रहा हो वही, बस थोड़ा मिर्च मसाला डेफिनेटली अगर आपके घर का ज़्यादा है तो वो कम करते हुए बच्चे को नॉर्मल डाइट के ऊपर होना चाहिए, और 1 साल के बाद दूध की मिकदार बहुत कम कर देनी चाहिए। सही। तो डाइट के हवाले से तो ये मेन चीज़ है। सही। और डॉक्टर साहब ने मेंशन किया था कि आंतें डेवलप हो रही होती हैं, बच्चा पैदा हो गया है, यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट रुक नहीं गई, आंतें मज़ीद डेवलप हो रही हैं, तो उसमें अगर हम दूध के अलावा बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक देखें वो पहले ही ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज में है कि रोज़ाना वियर एंड टीयर अंदर हो रहा है बच्चे का, 6 माह तक सबसे ज़्यादा होता है, 1 साल, इसलिए इसको इन्फेंट एज कहते हैं, और इसकी कहने की वजह भी यही है। 6 माह तक ये अमल ज़्यादा होता है। अगर इसमें हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं वो बच्चे के लिए नुकसान है, वो बता नहीं सकता, वो रोएगा और फिर बाकी मेडिकल कंडीशंस डेवलप होने लग जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी जो है ना सोसाइटी में है इसकी, कि हमारे बड़े इस बात को समझते नहीं हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को प्रोपेगेट करना चाहिए कि 6 माह तक बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी ना दें। इवन डॉक्टर साहब ये भी कि वो दूध जो देते हैं आर्टिफिशियल मिल्क, उसको उसमें धनिया वगैरह वो सौंफ और तो इसका भी क्या रोल है, और बच्चे के क्या गट को क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं? डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए सिंपल प्योर वाटर, क्योंकि कंटेमिनेशन का रिस्क होता है उसमें, वो प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होते, इन्फेक्शन जाने का रिस्क होता है।
तो सादा साफ़ पानी के अंदर अगर आपने दूध दूसरा भी देना है फार्मूला तो उसमें बनाएं, और कोशिश यही हो कि मदर फीड ही कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा अच्छा, बेहतर है। एक बड़ा इशू होता है, आपके बच्चे का गला खराब है, आपको नहीं पता चल रहा, तो कुछ सिम्टम्स शेयर करना चाहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे के गले में कोई इशू है? एग्जैक्टली उसमें ये होता है कि यूजली बच्चा खाना पीना कम कर देता है, और पेरेंट्स क्या करते हैं, हम फोर्स फीडिंग शुरू कर देते हैं वो, और फिर वो जब फोर्स फीडिंग करते हैं गला ख़राब में तो फिर बच्चा वॉमिट करता है। तो ये सबसे पहली निशानी है, अगर बच्चा ने आज खाना पीना कम कर दिया रूटीन से, तो डेफिनेटली कोई मसला चल रहा है उसका, यहाँ पेट में इशू है या गले में इशू है। दूसरी सिम्टम्स आती है कि बुखार आना शुरू हो जाते हैं, बच्चा ड्रूल करने लग जाते हैं, जो सलाइवा जो पहले ईजिली अंदर लेके जा रहा था अब अपनी थूक जो बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो ड्रूलिंग, खाना पीना कम कर देना, बुखार होना, चिड़चिड़ा रहना, और हल्की फुल्की कफ़ भी हो सकती है, लेकिन कफ़ ज़रूरी एक मेन फीचर नहीं है गला ख़राब होने का। वो यूजली अगर सांस की नालियाँ या लंग्स में कोई इशू है तो फिर करता है। सो गला ख़राब का जो मेन फीचर है वो ये कि बच्चा खाना पीना कम सही, करता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? डेफिनेटली यही कि कोशिश रखें कि बच्चे को हेल्दी डाइट के ऊपर रखें, और जो है एज अप्रोप्रिएट नॉर्मल पैरामीटर्स आपको पता हो ताकि आप परेशानी से बच सकें। कोई भी प्रॉब्लम, स्पेशली छोटा बच्चा अगर है 6 महीने साल का, तो ज़रूर डॉक्टर से रजू करें, उनसे डिस्कस कर लें कि जो है आजकल तो बहुत इजीली डॉक्टर्स जो हैं वो फ़ोन पे भी और ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्या ये अलार्मिंग साइन है, मुझे चेक कराने की ज़रूरत है, या मैं घर में इसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो सही, यानी सेल्फ मेडिकेशन आप खुद से छोटे बच्चे पे कम से कम खुद ना हाँ, करें, वैसे भी ना exactly. करें, लेकिन छोटे बच्चे पे तो बिल्कुल ना करें। अब बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? पहली बात ये कि बच्चों को एक तो एक्टिव रखें, और पेरेंट्स के लिए एक ये मैसेज है कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें जब जीन्स ही डिफरेंट है, पेरेंट्स ही डिफरेंट है, दो बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि टाइम ड्यूरेशन की इस टाइम पे ये माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए। जब बच्चा पैदा हो तो डॉक्टर मस्ट एजुकेट द मदर कि इस स्टेज पे ये आपके बच्चे की, या आजकल तो बड़ा मैंने अच्छा 2-3 जगह पे देखा, दे हैव पम्फलेट्स दे हैव गिवन टू देयर पेशेंट्स कि ये आप इसको फॉलो कर लें, 6 माह तक ये देना है, और ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे में, फिर फर्दर 9 मंथ्स तक ये। तो वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है हमारे मुल्क में, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और बस पहला मैसेज यही है कि चलिए जी, दूसरों से ये वो compare सब नहीं चीज़ें करें। हैं जो कि आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है, और कुछ अगर इससे हट के लगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फौरी तौर पर आपको अपने डॉक्टर से रिजू करना है, मुस्तनद डॉक्टर से रिजू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो नाज़रीन, ये था जी ट्रेलर जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। मकसद ये होता है कि वीकेंड पे आप लोग ये प्लान कर लें कि आप कौन सी मूवी देखना चाह रहे हैं। सो वीक में हमने 2-3 ट्रेलर आपको दिखाए, अब डिसाइड आपने करना है आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे। अगर आपकी बर्थडे कल है, पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के शो में शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ अपनी सजेशंस हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप में कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में मदऊ किया जाएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।